जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितने भी हम लोग काम करते हैं, उठते बैठते सोते जागते, कुछ इधर उधर चलते हैं टहलते हैं, खाना बनाते हैं, हर एक में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी तरह जितने जान ही रहे हैं, अम्फान तूफान आने वाला है, चक्रवात, तो ये सारी जो घटना चक्र हैं ये सब भी ऊर्जा के कारण ही होते हैं। और कृषि, उद्योग, मशीन संचालन, परिवहन, निर्माण तक जाने कितनी चीज़ें हैं जो कि बिना ऊर्जा के संभव ही नहीं है। अब ये ऊर्जा मिलते कहाँ से है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? सजीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत भोजन है। हम कोई भी काम करना होता है तो भोजन खाते हैं। अगर नहीं, जिस दिन हमारा व्रत रहता है या कुछ ऐसा रहता है कि खाना नहीं मिला रहता, तो कहते हैं अभी हमारे में एनर्जी नहीं है, अभी बाद में काम करेंगे। तो हमारे लिए जो सजीवों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो भोजन है। चाहे वो पौधे हो या जंतु, सभी भोजन के द्वारा ही अपनी ऊर्जा लेते हैं। हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को भोजन की रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन हम जंतु वर्ग के प्राणी जो हैं अपने जो भोजन के लिए किसी न किसी रूप में पौधे पर ही निर्भर हैं। चाहे हम शाकाहारी हों या मांसाहारी, दोनों तरह से हम अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर हैं। पौधे स्वपोषी हैं और हम विषमपोषी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी स्वपोषी और विषमपोषी जीव जो पौधे से अपना खाना ले रहे हैं, और पौधे कहाँ से अपना खाना ले रहे हैं? सूर्य की ऊर्जा के द्वारा। तो पृथ्वी पर सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है। सभी प्रकार के ईंधन, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा ये ऊर्जा ये है ये है, तो जो भी ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे गैस हो, ये सब किसी न किसी रूप से सौर ऊर्जा के द्वारा ही बने हैं। यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अब इन ऊर्जा के स्रोतों को उपलब्धता के आधार पर हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सीमित ऊर्जा के स्रोत, या इन्हीं को हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और दूसरा, असीमित ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। आइए इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। बच्चों, अभी हमने देखा कि ऊर्जा के स्रोतों को दो भाग में बांटते हैं। पहला है अनवीकरणीय, जिसका कि नवीकरण ना किया जा सके, यानी ये पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत है। और इसी ऊर्जा के स्रोत को हम सीमित ऊर्जा के स्रोत या समाप्य और अपूर्य ऊर्जा के स्रोत, साथ ही साथ पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, एलपीजी, सीएनजी। एक बार खत्म हो जाएंगे तो फिर इनका हम दोबारा से इनको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। आइए अब बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की। नवीकरणीय नाम से ही क्लियर है, जिसका नवीकरण किया जा सके। और ये कैसे स्रोत हैं? असीमित, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इन्हीं को हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, ज्वार भाटा की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि। सीमित ऊर्जा के स्रोत, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पुनः नहीं प्राप्त हो सकते हैं और इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वर्तमान में मानव की ईंधन आवश्यकता का लगभग 80% आपूर्ति जीवाश्म ईंधनों के द्वारा ही होती है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम के द्वारा ही होती है। लेकिन इनका भंडार बहुत ही सीमित है और ऐसी अनुमान है कि 250 सालों में ये खत्म भी हो सकते हैं। और इनकी मांग बढ़ने के कारण ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई है। और इनके जलने से मुख्य रूप से कार्बन के ऑक्साइडों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। अभी आप बच्चों देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण जो उद्योग बंद हैं, परिवहन बंद हैं, तो प्रकृति कितनी साफ सुथरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो सीमित ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयला और पेट्रोलियम, इनका इस्तेमाल कम कर दिया है, जिसके कारण कि कार्बन के ऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो गया है और हमारी प्रकृति जो है फिर से साफ सुथरी हो गई है। असीमित ऊर्जा के स्रोत, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
ये पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इनका क्या है? सूर्य। अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि प्रकृति में सूर्य ही सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन इसके और उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये सभी किसी न किसी रूप से सूर्य की ऊर्जा पर ही निर्भर हैं, लेकिन सभी थोड़े अलग अलग हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा होती है वह स्वच्छ होती है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए हम इसको ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, है ना। ग्रीन एनर्जी आजकल सब कुछ हम लोग ग्रीन यानी कि इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से जो है जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो स्वच्छ होती है और इससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होता। लेकिन इसका जो कॉस्टिंग है, इसके बनाने का जो खर्च है वो ज़्यादा है, इसी के कारण हम इसके अभी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है कि हम इसको कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का ही इस्तेमाल करना होगा। आइए बच्चों, अब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के विकास एवं उपयोग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधनों का भंडार सीमित है और लगभग 250 वर्षों के पश्चात इनके समाप्त हो जाने की संभावना है। फिर हम क्या करेंगे? कोयला, पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से आज हमारी सारी ज़रूरतें 80% हमारे ईंधन की ज़रूरतें उनसे पूरी हो रही हैं, और बिना ईंधन के, बिना ऊर्जा के तो कुछ भी नहीं चलना है। तो आखिर हम फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए जैव वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास पे जोर दिया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित कुछ युक्तियां पर द्वारा वर्तमान में ऊर्जा प्राप्त भी की जा रही है, परंतु अब इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं अनंत हैं। आइए अब सबसे पहले सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। और इसके बारे में आजकल हम इसको बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। आप अपने स्कूल में भी देखते हैं सोलर पंप जो लगे हैं, ये सोलर सेल के द्वारा चलते हैं। चलिए सोलर ऊर्जा के उपयोग से बनाई जाने वाली युक्तियों के बारे में बात करते हैं। पहला है सोलर कुकर। ये किस लिए यूज़ होता है बच्चों? खाना पकाने हेतु। इसमें हम सिर्फ रोटी और फ्राई करने वाले सामान नहीं पका सकते, बाकी सारा कुछ पका सकते हैं, चावल, दाल, सब्जी सब हम इसमें। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा हमको समय लगता है, समय ज़्यादा लगता है। आप लोगों ने सोलर कुकर बनाया भी है और बहुत सारे व्हाट्सएप, यूट्यूब पर लिंक भी हैं सोलर कुकर बनाने के। अगर आप चाहें तो वो बना के घर में यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा सोलर सेल। अभी इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। वो बड़े बड़े शीट जो लगे रहते हैं वो क्या है? सोलर सेल हैं, सौर सेल हैं। ये क्या होता है? सौर सेल वह युक्ति है जिससे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ऊर्जा किस रूप में चाहिए होती है? विद्युत के रूप में। हमारे सारे उपकरण विद्युत से ही चलते हैं, इसीलिए सौर सेल क्या है? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तीसरा है सौर जल उष्मा, सोलर गीजर। ये हम पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में के छतों पर ये लगा होता है और इससे पानी गर्म किया जाता है। सौर उष्मक, सोलर ड्रायर, अनाजों, फलों और सब्जियों को सुखाने हेतु उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों, अब हम दूसरे असीमित ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत पवन ऊर्जा की बात करते हैं। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा आप जान रहे हैं, गति के कारण, यानी कि हवा में जब गति होती है तो वो क्या करता है? पवन चक्की के ब्लेडों को घुमाता है और फिर वो डायनेमो से लग के वहाँ पे मोटर से बिजली बनती है। पवन चक्की बच्चों, आप लोगों तो बहुत मॉडल बनाने में इसके एक्सपर्ट हैं, आप बहुत अच्छा मॉडल बनाते हैं। पवन चक्की का उपयोग जल पंप और आटा चक्की चलाने में किया जाता है। और बहुत सारे विंडमिल के फॉर्म बनाए जाते हैं जहाँ लाइन से विंडमिल लगे होते हैं, और वहाँ क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन भी इससे किया जाता है। और ज़्यादातर ये कहाँ किया जाता है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में या पहाड़ों पर, क्योंकि वहाँ पे हवा तेज चलती है। अब जल शक्ति की बात करें, हाइडल पावर की। बहते हुए जल में भी गतिज ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा के उपयोग से विद्युत या बिजली बनाने का काम किया जाता है। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं बच्चों, आपको पता है, टिहरी बांध परियोजना, रिहंद सागर परियोजना, भाखड़ा नंगल और कई सारी बांध परियोजनाएं हैं जहां पर क्या किया जाता है? पानी को डैम में जमा किया जाता है और फिर उसे ऊंचाई से गिराया जाता है, जो कि क्या टरबाइन चलाती है और टरबाइन से फिर बिजली बनती है। तो इस प्रकार जल शक्ति भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। अब बच्चों,
दूसरे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे कि समुद्र की ज्वार भाटा की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ये आपको पता है ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र में जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और गिरती हैं, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। तो इन जब ज्वार भाटा के समय समुद्री तरंगों में अपार ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब परिवर्तित किया जाता है तो इसे ज्वार भाटा की ऊर्जा या टाइडल एनर्जी भी कहते हैं। आप पिक्चर में इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार टाइडल एनर्जी का निर्माण किया जाता है। अब दूसरा है जैव ऊर्जा। ये हमारे आसपास ज़्यादा मात्रा में दिखता है। जैव ऊर्जा मतलब गोबर गैस प्लांट वाली, है ना? तो बायो एनर्जी पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन द्वारा उत्पन्न मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिश्रण को ही जैव गैस कहते हैं। कौन से गैस होते हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? जैव गैस या टैंक में। और इस संयंत्र को बायोगैस संयंत्र कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं इसको। जैव गैस का प्रयोग भी बिजली बनाने हेतु किया जाता है, जैसे कि गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इस प्रकार गांव में भी बहुत सारे गांव में गोबर गैस प्लांट को यूज़ करके बिजली का उपयोग किया जा रहा है। अब है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा जो है, हम लोगों ने नाभिक क्या है पढ़ा है? परमाणु का नाभिक, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक की नियंत्रित विखंडन, यानी कि जब वो टूटते हैं तो बहुत ऊर्जा उसमें निकलती है। परमाणु के नाभिक के नियंत्रित विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये नाभिकीय भट्टी में जो है, नाभिकीय ऊर्जा से क्या किया जाता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। आप पिक्चर में देख लीजिए, नाभिकीय भट्टी की फोटो दी हुई है, ऐसे ही होती है। करीब 25,000 टन कोयला 2500 टन कोयला को जलाने पर जितनी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उतनी विद्युत ऊर्जा हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से ही। बस 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 से कितने बराबर बिजली मिल सकती है? 2500 टन कोयला के बराबर। बच्चों, हम जानते हैं वर्तमान में हमारी ऊर्जा आवश्यकता की 95% से ज़्यादा आपूर्ति जो है सीमित ऊर्जा के स्रोतों द्वारा, यानी कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के द्वारा हो रहा है। और ये भी जान रहे हैं कि ये करीब 250 साल में समाप्त भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे सामने एक ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसके ऊर्जा संकट क्या है? जनसंख्या वृद्धि, दैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है तथा ऊर्जा का उस अनुरूप उत्पादन न होने के कारण ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये जो ऊर्जा संकट है, इसकी समस्या का कुछ हद तक तो हम इस तरह समाधान कर सकते हैं कि कम ऊर्जा का कम उपयोग करें या संयमित उपयोग करें, ऊर्जा संरक्षण करें। तो ये जो ऊर्जा संरक्षण है, ये अभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और ऊर्जा संरक्षण के ढेर सारे उपाय हम लोग अपना भी रहे हैं, साथ ही साथ वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का भी विकास कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? ऊर्जा के स्रोतों का न्याय संगत उपयोग किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग करना चाहिए? नवीकरणीय ऊर्जा का। आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, हर जगह सोलर पैनल ये सब लगवाए जा रहे हैं ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकें। ऊर्जा की बचत भी ऊर्जा उत्पादन है। सिर्फ ऊर्जा उत्पादन ही नहीं, अगर हम बिजली को बचाते हैं तो यह भी क्या है? ऊर्जा उत्पादन है। जैसे हम लोग जानते हैं ना बच्चों, बिजली है शक्ति, इसे व्यर्थ न गवाएं, जितनी ज़रूरत उतनी ही जलाएं।